नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर श्रीवास्तव आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के, जिसमें दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आगे चल कर के हमें 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, VDR, CDR, KCL एंड KVL। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होगा VDR यानी कि वोल्टेज डिवीज़न रूल। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ, हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की सारे मेथड्स, ठीक है। सीरीज एंड पैरेलल दोनों ही मेथड्स हम जानते हैं। तो दोस्तों वोल्टेज डिवीज़न रूल, वोल्टेज हमें कब निकालना पड़ता है? जब कभी मान लीजिए दोस्तों कि हमारे बहुत सारे रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में कनेक्टेड है, ठीक है, और हमें एक वोल्टेज सोर्स से हमने उसे एक जोड़ रखा है। तब उस कंडीशन में हमें यदि किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें ये पता करना है कि उस सप्लाई से कितना वोल्टेज पहले रेजिस्टेंस पे, कितना वोल्टेज दूसरे रेजिस्टेंस पे और कितना वोल्टेज तीसरे रेजिस्टेंस पे ड्रॉप हुआ है, यानी कि कितना वोल्टेज डिवाइड हुआ है, तो उस चीज़ों को हम VDR से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास एक ये सर्किट होती है। दोस्तों मान लिया कि हमारे पास एक ये सर्किट है जिसमें हमको टोटल वोल्टेज V पता है और इसमें 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में यदि हमसे कोई पूछता है कि हमें ये बताना है कि इस V वोल्ट का कितना वोल्टेज यहाँ डिवाइड हुआ, कितना वोल्टेज यहाँ है और कितना वोल्टेज यहाँ है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों हम VDR को फॉलो करेंगे। तो VDR क्या होता है? VDR यानी कि वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले हमें पता करना है कि R1 पे कितना वोल्टेज है, R2 पे कितना वोल्टेज है और R3 पे कितना वोल्टेज है। हमें पता है कि टोटल वोल्टेज की हमारी वैल्यू है V, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि सीरीज में हमारी करंट ऑलवेज एक ही होती है, जो करंट यहाँ होगी वही यहाँ होगी, वही यहाँ होगी, वही ऐसे घूम के यहाँ पे आ जाती है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले हम I की वैल्यू निकालते हैं। तो I की जो वैल्यू होती है इस पूरे सर्किट में वो क्या हो जाएगी? V/R इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं V इक्वल्स होता है I इंटू R। तो यहाँ से यदि हम I की वैल्यू निकालते हैं तो वो होता है V/R, टोटल का वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस होगा हमने मान लिया कि वो R इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालते हैं I की वैल्यू। तो I की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं दोस्तों? I इक्वल्स होता है V/R। अब हमने मान लिया कि R1, R2 और R3 की जो टोटल इक्विवेलेंट वैल्यू हो वो दैट इज R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? I इक्वल्स हो जाएगा V/R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया I की वैल्यू हमने निकाल लिया। कैसे? क्योंकि V हमको पता है, R1, R2, R3 की वैल्यू हमको पता है, तो हम I निकाल लेते हैं V/R1 प्लस R2 प्लस R3 करके, ठीक है। अब किसी पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि यदि हमको I की वैल्यू पता है तब हम यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो किसके बराबर होता है? I इंटू R1 के बराबर। तो यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा V1 वो किसके बराबर होगा? I इंटू R1 के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा V होगा V1 वो I इंटू R1 के बराबर। यहाँ पे जो हमारा V2 होगा वो किसके बराबर होगा? I इंटू R2 के बराबर। और यहाँ पे जो हमारा V3 होगा दैट विल बी इक्वल टू I इंटू R3 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हमको I की वैल्यू क्या मिल गई? V/R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अब यदि हमको किसी ने पूछ दिया कि V1 की वैल्यू क्या होगी, तो वो हो जाएगी I इंटू R1। तो I की वैल्यू क्या है हमारे पास?
V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 और इंटू R1। तो ये हमको दोस्तों इस नियम से हमको क्या पता चल जाता है, ये V1 की वैल्यू पता चल जाती है। तो यदि हम डायरेक्ट यदि I की वैल्यू निकाल लें तो I की वैल्यू हमको पता है कि इतना है, तो इसके बदले में हम I भी लिख सकते हैं। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो V1 की वैल्यू हो जाएगी वो I इंटू R1 के बराबर हो जाएगी, जहां वेयर I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये दोनों फार्मूले हैं, इससे भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्टली अगर V अपन R1 प्लस R2 प्लस R3 किसकी वैल्यू है, I की वैल्यू है, तो V1 इक्वल्स I इंटू R1 निकाल सकते हैं। इसी तरीके से यदि हमको V2 की वैल्यू निकालनी हो, V2 की, तो दैट विल बी इक्वल टू I इंटू R2। I की वैल्यू अगेन फिर क्या है, V अपन R1 प्लस R2 प्लस R3 से हम I की वैल्यू निकालते हैं, उसमें R2 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमारे V2 की वैल्यू आ जाती है। उसी तरीके से अगर हमको V3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इन केस हम क्या कर सकते हैं, I इंटू R3। अगेन I की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, सीरीज है, I की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपन R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि VDR अप्लाई करके हम किसी सीरीज ब्रांच के सभी रेजिस्टेंसेस पे वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो कितना वोल्टेज डिवाइड हुआ, हर एक रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज डिवाइड हुआ, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस वोल्टेज डिवीज़न रूल से। ठीक है, तो आइए इस पे बेसिस एक हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ताकि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं एक एग्जाम्पल। ये सारे नियम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कब, जब आगे चल के हम आपके कोर्स में, जैसा कि मैं बता दूं, डिप्लोमा का जो कोर्स है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, उसमें आपको 3 या 4 थ्योरम्स पढ़ने हैं। जैसा कि मैंने देखा है सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम और मैक्सिमम पावर थ्योरम, MPTV है। ठीक है, तो ये 4 थ्योरम्स आपको आगे चल के पढ़ने हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। तो आइए दोस्तों एक न्यूमेरिकल के द्वारा हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया कि हमारे पास ये एक सर्किट है, इस सर्किट में 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 3 रेजिस्टेंस हमारे कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, और हमने इसको एक 24 वोल्ट सोर्स के साथ जोड़ दिया। ये एक वोल्टेज सोर्स है कि इसकी वैल्यू कितनी है, 24 वोल्ट है। ठीक है, तो 24 वोल्ट हमें दोस्तों इसकी वैल्यू पता है, रेजिस्टेंसेस की वैल्यू पता है। यदि क्वेश्चन में हमसे पूछ देता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ V1, V2 एंड V3, दोस्तों हम जानते हैं कि जब सीरीज है तो इसका मतलब कि अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंसेस हैं, तो अलग अलग ड्रॉप भी इस पे होगा सीरीज में। ठीक है, तो हमसे मान लो क्वेश्चन में पूछ दिया कि V1, V2, V3 की वैल्यूज क्या होंगी, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों हमें पता है कि सबसे पहले हम इस सर्किट का करंट निकालते हैं कि इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो करंट फ्लो होने के लिए हमें 2 टर्म्स पता होना चाहिए, एक सर्किट का V, टोटल V वोल्टेज, और एक पता होना चाहिए हमें सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो दोस्तों आप अब अच्छे तरीके से समझ सकते होंगे कि ये एक सीरीज कनेक्शन है। ठीक है, सीरीज कनेक्शन है, तो अब यहाँ से हम R इक्विवेलेंट यदि निकालते हैं तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली 2 + 4 + 6 के बराबर हो जाती है। यानी कि यदि हम R इक्विवेलेंट की बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू 2 + 4 + 6, यानी R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, 12 ओम आ जाती है। तो यानी कि ये जो 24 वोल्ट का सोर्स है ये कितनों को फीड करा रहा है, वोल्टेज प्रोवाइड करा रहा है, 12 ओम के रेजिस्टेंस को वोल्टेज दे रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये जो वोल्टेज है ये इसमें ड्रॉप हो रहा है, 24 वोल्टेज इसमें ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, कितने रेजिस्टेंस में, 12 ओम में। तो दोस्तों हमको वोल्टेज V पता है, R पता है, तो क्या हम I फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल I फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कि हमें पता है कि I की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू V अपन R इक्विवेलेंट। तो V की वैल्यू हमको पता है कितनी, 24। V की वैल्यू कितनी है,
24। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने निकाली है ये सीरीज कनेक्शन से, तो ये हो गया हमारा 12 ओम। इसको यदि हम कर देते हैं तो आई की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है हमारे पास 2 एम्पियर। ठीक है, यानी कि इस सर्किट से हमारी 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो अब इन केस V1 की जो वैल्यू हो जाती है I इंटू R1, V2 की जो वैल्यू हो जाती है I इंटू R2, V3 की जो वैल्यू हो जाती है I इंटू R3। तो अब दोस्तों हमको यहाँ से ये दोनों टर्म्स ही पता है, R1 की वैल्यू गिवन है और I की वैल्यू हमने निकाल लिया। तो यहाँ से यदि हम V1 की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज I इंटू R1 इक्वल्स 2 इंटू R1 की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे जो V1 की वैल्यू आती है वो कितनी आती है 4 वोल्ट, यानी यहाँ से 4 वोल्ट V1 की वैल्यू। अब यदि V2 की वैल्यू निकालते हैं तो दैट्स इक्वल टू I इंटू R2 इक्वल्स 2 इंटू 4, R2 की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि V2 की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है 8 वोल्ट। इसी तरीके से हम दोस्तों V3 की वैल्यू निकालते हैं तो वो हो जाता है I इंटू R3, तो V3 की वैल्यू हो जाती है 2 इंटू 6, यानी कि V3 की वैल्यू जो हो जाती है वो हो जाती है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। तो दोस्तों हमने देखा कि इन रेजिस्टेंसेज में जो हमारी वोल्टेज डिवाइड हो रही है, V1 में 4 वोल्ट, V2 में 8 वोल्ट एंड V3 में 12 वोल्ट। तो अब यदि हम इसका एडिशन देखें तो 4, 8, 12 और ये 12 मिला के 24 वोल्ट, यानी ये 24 इन 24 में ऐसे बट गया। कैसे कैसे 4 वोल्ट, 8 वोल्ट एंड 12 वोल्ट। तो हमने देखा कि हमारा जो ये VDR है बिल्कुल सही है, हमारा सॉल्यूशन जो है बिल्कुल सही है, और हमारा ये 24 वोल्ट वोल्टेज इन 3 रेजिस्टेंसेस 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम में 4 वोल्ट, 8 वोल्ट और 12 वोल्ट ऐसे कर करके बट गया है। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखा कि VDR अप्लाई करके हमने अलग अलग वोल्टेज का मान पता कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर ये समझ में आ गई आपको तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं CDR की तरफ। ठीक है, अगला नियम है हमारा CDR, यानी कि करंट डिवीजन रूल। CDR यानी करंट डिवीजन रूल। तो CDR क्या कहता है? CDR कहता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेज एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड हो तो इन सच कंडीशन हमारी करंट क्या होती है? डिवाइड होती है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमारी करंट कितनी कितनी डिवाइड हो रही है? यदि हमें टोटल करंट पता है तो फिर हमें ये फाइंड आउट करना हो कि ईच ब्रांचेज में, मतलब प्रत्येक ब्रांचेज में कितनी करंट जा रही है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए हमारा एक नियम है CDR, करंट डिवीजन रूल, जिसके द्वारा कि हम ये पता कर सकते हैं कि हर एक ब्रांचेज में कितनी करंट जा रही है। तो लेट की यहाँ पे हमारी करंट I1 आती है और इस ब्रांच में हमारी करंट I2 जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हमको I पता है, R1 और R2 हमारे एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड है। तो दोस्तों यदि R1 R2 का हम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। अगर इस टोटल सर्किट का, पूरे सर्किट का कोई हमसे R इक्विवेलेंट पूछे तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये R1 और R2 एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल कनेक्टेड है। पैरेलल कनेक्टेड है तो हम R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। कैसे? तो 1/R इक्विवेलेंट होता है इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू हो जाती है दैट वन इज R1 इंटू R2, तो ये हो जाएगा हमारा R2 प्लस R1, और यहाँ से अगर हम R इक्विवेलेंट कर दें तो ये हो जाता है R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। ये हमारे R इक्विवेलेंट की वैल्यू है। R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमको पता चली कितनी? R1 R2 अपान R1 प्लस R2। I हमको पता है, तो क्या हम यहाँ का वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं? इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज यहाँ होगा और वही वोल्टेज यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पैरेलल कनेक्टेड है, ये तीनों ब्रांचेस एक दूसरे से अगर देखा जाए तो ये पैरेलल कनेक्टेड है। तो जो वोल्टेज यहाँ होगा वही यहाँ होगा और वही यहाँ होगा। यदि बीच में कोई रेजिस्टेंस होता तो फिर यहाँ पे ड्रॉप होता और यहाँ वोल्टेज कम होता, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, तो जो वोल्टेज यहाँ से है वो यहीं होगा और वो भी यही होगा, वो वोल्टेज भी यहाँ होगा। ठीक है, तो यदि मान ली हमने यहाँ की प्लस माइनस ये V वोल्ट है, तो यहाँ भी ये प्लस माइनस V वोल्ट ही होगा और यहाँ भी ये प्लस माइनस V वोल्ट ही होगा। ठीक है, तो वोल्टेज हमने मान लिया कि कितना है V, I हमको पता है, R इक्विवेलेंट पता है, तो टोटल वोल्टेज हम V फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि V बराबर क्या होता है? I इंटू R।
आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो जो V की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी I इंटू आर इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2। ये हमको V मिल गया। V मिलने के बाद दोस्तों क्या करना है कि हमको यदि अब हमको पता चल गया कि यहाँ भी V है, यहाँ भी V है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें अगर वोल्टेज को अगर हम करंट मान लिया कि I1 है, तो इस V की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इस ब्रांच में इस V की वैल्यू इसमें जाने वाली करंट और उसमें जो रेजिस्टेंस है R1 उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगी। यानी कि जो V1 की वैल्यू हो जाए, V की जो वैल्यू हो जाएगी वो I1 इंटू R1 के बराबर होगी। इस ब्रांच में जो V की वैल्यू होगी वो हो जाएगी, इस ब्रांच में जो V की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी I2 इंटू R2 के बराबर, I2 इंटू R2 के बराबर हो जाएगी। इतनी बात हमको समझ में आ रही है। तो यहां से यदि हम I1 की वैल्यू निकालें तो ये I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो ये I1 की वैल्यू हो जाएगी वो V अपन R1 और V की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखी है। तो V की वैल्यू हमने क्या निकाला है भाई, V की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है I इंटू R1 R2 अपन R1 प्लस R2। ये पूरी V की वैल्यू है, पूरे अपन R1, V अपन R1। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये R1 से R1 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। R1 से R1 ऊपर जाके ये कैंसिल हो जाता है। तो अब बचता क्या है, I1 की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है I इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। आ रही बात समझ में, ये R1 से कैंसिल हो जाता है, तो I1 की जो वैल्यू हो जाती है I इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। उसी तरीके से यहाँ यदि हम I2 की वैल्यू देखते हैं तो I2 की वैल्यू हो जाती है V अपान R2 और V की वैल्यू है I इंटू R2 अपान R1 प्लस R2 और इक्वल अपान होल अपान R2। यहाँ भी वही होता है, इस R2 से ये R2 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से हमको I2 की वैल्यू क्या मिल जाती है, I इंटू R1 अपान R1 प्लस R2। दिखा दोस्तों, तो यहाँ से जो I1 की वैल्यू होगी वो हो जाएगी टोटल I इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। इस ब्रांच में देखते हैं दोस्तों कि अगर हमने इस ब्रांच में I1 की वैल्यू निकालते हैं तो टोटल I में इस R2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपन R1 प्लस R2, और यदि यहाँ हम I2 की वैल्यू निकालते हैं तो उसमें I में हम R1 यानी इस टोटल I में R1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं होल अपन R1 प्लस R2। मतलब चीज़ें उल्टी दिखाई दे रही हैं। अगर इस ब्रांच में निकालना हो तो टोटल I में इस ब्रांच के रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करते हैं और अपन में दोनों का एडिशन R1 प्लस R2। और यदि हमें इस ब्रांच में निकालना हो तो हम क्या करते हैं, टोटल I में R1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और होल अपन R1 प्लस R2 करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा CDR केवल 2 ब्रांचेज के लिए, लेकिन यही अगर 2 से ज़्यादा ब्रांचेज हो जाएंगी तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, फिर से बताता हूँ दोस्तों, ये हमारा एक करंट सोर्स लगा हुआ है, हमको I की वैल्यू पता है, 2 रेजिस्टेंसेज R1 और R2 एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड हैं, हमको I की वैल्यू पता है, इन R1 और R2 के पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इनसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू R1 R2 अपन R1 प्लस R2। अब यहाँ से क्या होता है दोस्तों कि हम R इक्विवेलेंट पता चल गया, I की वैल्यू पता है, तो हम V बराबर I R से V की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो V की वैल्यू हमें मिल जाती है I इंटू R1 R2 अपन R1 प्लस R2, इसको R इक्विवेलेंट कर सकते हैं, R1 प्लस R2। ये मिल गई हमको V की वैल्यू। अब हम देखते हैं कि ये पैरेलल ब्रांचेज हैं, तो सब में वोल्टेज की वैल्यू क्या है, सेम है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब कोई ड्रॉप नहीं है, तो यहाँ जो वोल्टेज होगा वही यहाँ है, वही यहाँ है। तो अगर हमको V सेम है तो V बराबर हम जानते हैं कि इस ब्रांच के लिए I1 इंटू R1 हो जाएगा। तो I1 इंटू R1, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी V अपन R1, तो V की वैल्यू हम रखते हैं I इंटू R1 R2 अपन R1 प्लस R2 और होल अपन R1, R1 से R1 कैंसिल हो जाता है, तो I1 की वैल्यू मिल जाती है I इंटू R2 अपन R1 प्लस R2। और वही अगर दूसरे ब्रांच में जाते हैं तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ करंट I2
रेजिस्टेंस R2, तो जो V की वैल्यू होती है वो I2 R2 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। और यहाँ तक हम I2 की वैल्यू निकालते हैं तो दैट इज इक्वल टू V अपॉन R2। और यहाँ से अगर V की वैल्यू रखते हैं तो V की वैल्यू I इंटू R1 R2 अपन R1 प्लस R2 होल अपन R2, क्योंकि यहाँ ये R2 है, इस R2 से R2 कैंसिल हो जाता है, तो I2 की जो वैल्यू आती है वो I इंटू R1 अपन R1 प्लस R2। तो दोस्तों हम देखते हैं कि अगर इस ब्रांच में यानी पहली ब्रांच में अगर हमको I1 की वैल्यू निकालनी है तो उस कंडीशन में हम टोटल I में R2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं होल अपन R1 प्लस R2। और यदि I2 करंट निकालनी होती है तो टोटल I में R1 का मल्टीप्लाई करते हैं और होल अपन R1 प्लस R2। तो हम देखते हैं कि जिस ब्रांच में हमको करंट निकालना है उसके अपोजिट ब्रांच के रेजिस्टेंस से उस टोटल करंट में मल्टीप्लाई करके इन दोनों के रेजिस्टेंसेस के एडिशन से उसमें क्या कर सकते हैं, भाग दे देते हैं। तो हमारी I1 और I2 फाइंड आउट हो जाती है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि हम CDR अप्लाई करके इन दोनों ब्रांचेज में I1 और I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोस्तों आइए इसको और एक न्यूमेरिकल के द्वारा समझेंगे, फिर हम 2 से ज़्यादा ब्रांचेज के लिए इसके लिए समझेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए ये हमारा क्वेश्चन ये है कि एक 10 एम्पियर का करंट सोर्स 4 ओम और 6 ओम के रेजिस्टेंसेस के साथ कनेक्टेड है। और ये 4 ओम और 6 ओम के रेजिस्टेंसेस जो है एक दूसरे के कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो दोस्तों अब आपको किसी V और किसी अन्य चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने फार्मूला ऑलरेडी डिराइव कर रखा है। यदि हम इसको I1 मान लेते हैं और इसको I2 मान लेते हैं तो हमने आपको फार्मूला क्या निकाल के दिया था कि I1 की जो वैल्यू होती है टोटल I इंटू R2। यदि I1 की वैल्यू निकालेंगे तो उसके अपोजिट ब्रांच का, ठीक, तो R2 अपॉन R1 प्लस R2। और इसी तरीके से यदि हम I2 की वैल्यू निकालते हैं तो I2 के लिए मैंने आपको बताया था कि I2 की वैल्यू निकालते हैं तो टोटल I इंटू अपोजिट ब्रांच, I2 निकालना है तो अपोजिट ब्रांच क्या है, R1, तो R1 अपॉन R1 प्लस R2। हमने बताया था आपको कि यदि I2 निकालेंगे तो I के साथ R1 लेंगे, I1 निकालेंगे तो I के साथ R2 लेंगे। मतलब कि अगर इस ब्रांच में निकालना है तो I के साथ ये वाला रेजिस्टेंस लेंगे और अगर इस ब्रांच में निकालना है तो I के साथ इधर रेजिस्टेंस लेंगे। ठीक है, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, I1 बराबर I की वैल्यू टोटल कितनी है यहाँ पे 10 एम्पियर। 10 एम्पियर की करंट आ रही है और हमें निकालना क्या है I1, तो I की वैल्यू लिख देंगे 10 इंटू R2 की वैल्यू 6 अपॉन R1 प्लस R2 यानी 4 प्लस 6, तो ये हो जाएगा क्या 10 इंटू 6 अपॉन 10 से 10 कैंसिल, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाती है 6 एम्पियर। I1 की वैल्यू क्या हो गई 6 एम्पियर। I2 की वैल्यू निकालते हैं तो I2 की वैल्यू जो हो जाती है I यानी कि 10 इंटू R1 यानी कि 4 अपॉन 4 प्लस 6, ये हो जाता है 10 इंटू 4 अपॉन 10 से 10 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ हमको I2 की वैल्यू जो मिल जाती है वो क्या मिल जाती है 4 एम्पियर। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इस 10 एम्पियर को 4 ओम और 6 ओम में यदि हम डिवाइड करते हैं तो हमारे I1 की वैल्यू भी मिल गई, I2 की वैल्यू मिल गई इस CDR नियम के तहत। अब एक चीज़ और देख लें, हमने बताया था कि V की वैल्यू इक्वल होती है, तो कैसे इक्वल होती है वो भी देख सकते हैं। यहाँ रेजिस्टेंस 4 ओम, करंट कितना 6 ओम, तो 6 4 जा 24, यानी कि यहाँ वोल्टेज कितना है 24 वोल्ट है। यहाँ वोल्टेज I2 R2 के बराबर होगी, I2 की वैल्यू कितनी है 4 एम्पियर और ये रेजिस्टेंस कितना 6 ओम। तो यदि यहाँ पे अगर V की वैल्यू निकालें तो 6 4 जा 24, तो क्या ये वोल्टेज दोनों का इक्वल नहीं है, बिल्कुल है। पैरेलल ब्रांचेज में वोल्टेज क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा हम CDR को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब दोस्तों रह गई बात 2 से ज़्यादा ब्रांचेज हों, तो इन ऐसे कंडीशन में से ज़्यादा ब्रांचेज हों तो इन केस आइए हम इसको समझते हैं। मान लिया कि हमारे पास एक करंट सोर्स है जिससे हमारी करंट I फ्लो हो रही है और हमारे 3 रेजिस्टेंसेज R1, R2 एंड R3 तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। दोस्तों हमने मान लिया कि हमारी करंट I यहाँ से 3 पार्ट्स में I1, I2 एंड I3 में डिवाइड हो रही है। तो इन केस अब हमको यदि I1 की वैल्यू निकालनी होती है दोस्तों, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, I1 की वैल्यू निकालने के लिए I इंटू R1 को छोड़ के R2 और R3 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो R2 और R3 का मल्टीप्लाई कर दिए तो I1 इक्वल्स I इंटू R2 इंटू R3 होल अपॉन R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1।
R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1। तो जब I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो I इक्वल्स R2 R3 होल अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जब हमको I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि I इंटू R3 R1 होल अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 और प्लस R3 R1। मतलब कि जिस ब्रांच में हमको करंट निकालनी होती है उस ब्रांच के रेजिस्टेंस को छोड़ के जो बचे हुए रेजिस्टेंसेज होते हैं उनका हम मल्टीप्लाई करते हैं और पूरे बटे में क्रम से R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इस तरीके से करके हम I2 की वैल्यू निकालते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर हमें I3 की वैल्यू निकालनी होती है तो I3 की वैल्यू जो हो जाती है I इंटू R1 R2 होल अपन R1 R2 प्लस R2 R3 और प्लस R3 R1। तो इन फॉर्मूलों से हम इन तीनों ब्रांचेज में I1, I2 एंड I3 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आई तो प्लीज़ आप तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना न भूलें और हमारे चैनल पे प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।